हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द रियल सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले चैप्टर की शुरुआत सर, दैट इज सर्कल। एक बहुत ही खूबसूरत सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसके हर एक पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में रखते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम सीरीज लेके चल रहे हैं। पहले हमने स्ट्रेट लाइन किया, अब सर्कल करेंगे। बहुत आराम से करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। समझेंगे कैसे सर? कॉपी और पेन निकाल के बैठे पैरेलल में ही नोट्स बनाते चलें, सो दैट कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं यार आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है सर। देखिएगा सर क्या है टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज का। इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे, सर्कल पर फील लेते हैं थोड़ा सा, सर्कल क्या है। फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे। फिर लाइंस एंड सर्कल, मतलब सर्कल के पास अगर हम स्ट्रेट लाइन लेके आते हैं तो क्या क्या केसेस बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये इसी की सब टॉपिक है सर। वो लाइंस ही एज अ टेंजेंट एज अ नॉर्मल बिहेव करती हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है सर, शुरुआत हो गई, ठीक है, तो सब कुछ अपने साथ लेके बैठिए। क्या लेके नहीं बैठना है? डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको हटाइए दूर। एक शांत जगह बैठिए और इस वीडियो को एक बार में खत्म करने की कोशिश कीजिए, सो दैट चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार इंट्रोडक्शन से। तो यार इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि सर्कल होता क्या है, दिखता कैसे, ये तो बचपन से देखते आए हैं और गोला बोल देते हैं इसको, ये तो हिंदी बात हुई। हम बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो बेसिकली सर्कल उन पॉइंट्स का कलेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, सर्कल एक ऐसे मतलब एक ऐसे पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन है। मतलब अगर मैं एक फिक्स पॉइंट ले लूँ किसी प्लेन में लाइक दिस, ठीक है सर, अब इस फिक्स पॉइंट पे उस प्लेन पे जितने भी फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस मैंने लिया, लेट इट बी, मैंने आर बोल दिया। अब इस आर डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स हैं, अब इस पे यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे कि नहीं? हाँ सर, ऐसे ही होंगे, कुछ ऐसे देखने मिलेंगे। इन पॉइंट्स का ही कलेक्शन क्या कहलाता है सर? सर्कल। अब वो फिक्स्ड पॉइंट था सेंटर, एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। सर ये तो नॉर्मल बातें हो गई आपकी, इंट्रोडक्शन मिल गया, सर्कल होता है क्या है। बेसिकली क्लास 9-10 में बताया जाता है, बट सर्कल का फील लेने के लिए बेसिक से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं यहाँ। सर्कल इंट्रोडक्शन हुआ, हाँ हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। यार देखो, यहाँ जो रेडियस और सेंटर है ना, ये सर्कल के मतलब अगर मान लो कि सर्कल एक कहानी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लीड रोल जो प्ले कर रहे होंगे ना, वो ये रेडियस और सेंटर ही कर रहे होंगे। रेडियस और सेंटर ही बता रहे होंगे कि सर्कल दिखता कैसा है, सर्कल कहाँ लाई करेगा। ये दोनों ही मतलब उसके एड्रेस जो बताते हैं वो हमारे रेडियस और सेंटर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चैप्टर के, हर जगह यूज होने वाले। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड है कि इसका, अब मैं बोलूं कि सर्कल का एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा, वो क्या होता है सर? इक्वेशन इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं, बिठा दूं सर? ओके, देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिएगा प्लीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहां से आता है सर? मैंने आपको एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बताई थी व्हेन आई वाज टीचिंग द स्ट्रेट लाइन। सर कितना अंग्रेजी बोल रहे हैं बहुत मुश्किल से अंग्रेजी निकलती है। तो मैं कह रहा था कि जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, को रिलेट करना सीखिए चीज़ों को तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमने स्ट्रेट लाइन में एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखा था। वो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखता कैसा था, प्लीज़ थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसा दिखता था सर? कुछ ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर कितना बड़ा है।
भाई जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और ये एक और नाम से मैंने बताया था, वो क्या सर, कलर चेंजिंग इक्वेशन। कलर चेंजिंग इक्वेशन, क्यों सर, ऐसा क्या था इसके अंदर? कलर तो दिख नहीं रहा हमको, तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है बस। इसको कलर चेंजिंग इक्वेशन इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है, जनरल बोला ना, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी। मतलब एक सर्टेन कंडीशन लगाते ही यही इक्वेशन बन जाती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। फिर मैंने कंडीशन चेंज की तो यही इक्वेशन बन जाती है सर्कल की इक्वेशन, फिर पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। बस मुझे कंडीशन चेंज करना है, और वो कंडीशन हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था। ये हमने डिटरमिनेंट बनाया था यूजिंग दिस ए एच बी जी एफ सी, और इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आती थी तो हम बोलते थे कि हाँ ये जो इक्वेशन उसमें दी है वो दैट पार्टिकुलर इक्वेशन जिसमें से हमने ये सब वैल्यू निकाली थी वो सर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन होगी टू बी दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन एज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कंडीशन देखिएगा, कंडीशन, दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है सर कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब सर इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1। मतलब समझ में आया? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को निकालो दैट इज ए, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को निकालो दैट इज बी, और दोनों को ही 1 के बराबर कर दो। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 दिख रहे हो, सेम हो, 1 ही होंगे, जो सेम, जब दोनों 1 है तो सेम ही हुए ना भाई। हाँ, तो 1 दिख रहे हो तो हम कहेंगे क्या सर कि दोनों, वो मतलब इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, सर्कल की इक्वेशन, राइट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि सर एक्स वाई का टर्म ही गायब होना चाहिए, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, ठीक है। ये तो सर मैंने बताया कि देख, मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइन, इसको देख के आप पता करेंगे कि हाँ वो इक्वेशन है कि नहीं, है ना। बट कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही है कि h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये होल टर्म गायब हो जाएगा ना, तो एक्स वाई का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो होता ही नहीं है। किसमें सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल में। अगर ये सर्टेन कंडीशन इसमें लगाते हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिखती है? देखिएगा, दिखती है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल क्या बोलते हैं यार? जनरल पार्टिकुलर मतलब समझते हैं ना। जनरल का मतलब ये है सर, यहाँ जी एफ सी सब वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है, जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो ये एक पार्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर ऐसे लिखा है तो हम यहाँ जनरल ही है, मतलब यहाँ से ये सब पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स, मतलब जी एफ सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम किस सर्कल की बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द सर्कल। ये बताता है कि कौन से सर्कल की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इक्वेशन से यही समझ में आता है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हमें ये चीजें समझ में आई, है ना। ये जनरल फॉर्म था, क्या बोलते हैं इसको सर? जनरल फॉर्म। राइटिंग बहुत घटिया होती जा रही है, अरे कंट्रोल करो, वर्ड पे नहीं, सॉरी लिखावट पे नहीं, इमोशन पे जाओ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आया। अभी इतना ही नहीं है यार, जनरल फॉर्म पढ़े तो और एक फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके, पढ़ते हैं, इतना मिटा दूं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है सर कि जिसका, अगर जैसे हमने देखा ना कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सेंटर दिया हो कि किसी सर्कल का, लेट एक्स कॉमा वाई नहीं, अल्फा कॉमा बीटा एक्स कॉमा यही है, तो अल्फा कॉमा बीटा हम मान लिए कि सेंटर दिया है एंड रेडियस इज आर गिवन, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग दैट कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया हो तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर? वो हो जाएगा हमें एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंपल सी बात है कि अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया हो, जो कि लीड रोल प्ले करते हैं कहानी सर्कल ऑफ कहानी बताने में, कहानी ऑफ सर्कल बताने में, तो उनका क्या होता है, यूज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। यूजुअली अगर आप किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस फॉर्म में देखते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि सर इसका सेंटर जो है यहाँ पर वो क्या है सर, अल्फा कामा बीटा एंड रेडियस इज आर। देखिएगा यहाँ आर स्क्वायर है तो आप इसका रूट करके ही यहाँ पर रेडियस लिखें, ठीक है। अब आप कह रहे हैं सर इस इक्वेशन से तो मैं बता दिया कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। व्हाट इफ अगर ये मुझे दिया हो और पूछ ले कि सर्कल की रेडियस और सेंटर क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। इतना समझ में आया। अभी यहाँ पर कुछ और बातें होती हैं, यहाँ बताता हूँ। देखिए अगर हमें ऐसी इक्वेशन दी है, दिस इज जनरल फॉर्म, ओके सर, और हमसे पूछ लिए कि सेंटर क्या है, पूछ लिया कि सेंटर क्या है इस सर्कल की, तो हम क्या करेंगे सर, देखिएगा यहाँ जो जी एफ है ना, यही होता है, माइनस जी लिख लीजिए फिर कॉमा माइनस एफ, दिस इज सेंटर, ठीक है। अभी एक डाउट जो आपको मन में क्रिएट होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। अभी रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस क्या होगा सर, एक फार्मूला दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये कहाँ से आया, उस चीज पे ना फोकस करते हुए आप ये फोकस कीजिए कि यही इक्वेशन, सॉरी, हम जनरल फॉर्म से कैसे सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपने किस टीचर से सीखा था, घड़ी क्या उस टाइम वक्त बता रही थी, आप उस टाइम क्या खा रहे थे, चावल था कि राजमा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। पूछेगा बस यही कि रेडियस बता दो, सेंटर बता दो, ठीक है। मतलब और भी चीज़ें पूछेंगे, जब हम सीख लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा क्या सर, कि जब भी अगर मैं एक पार्टिकुलर इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा इसको एक पार्टिकुलर इक्वेशन बनाते हैं, मतलब जी एफ सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कुछ ऐसा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू नहीं 12x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये एक पार्टिकुलर इक्वेशन है किसी सर्कल की, मुझे नहीं पता वो सर्कल क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताइए सेंटर, तो सेंटर यूजुअली क्या करते हैं ना, गलती क्या हो जाती है, हम ऐसे लिख देते हैं, हमें पता है ये जी है ये एफ है, तो हम -12 एंड -14 लिख के बोलते हैं सर यही हमारा सेंटर है। दैट इज प्लेंटी मिस्टेक। प्लेंटी मिस्टेक का मतलब होता है सर बहुत बड़ा मिस्टेक, है ना। शायद मेरी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, इधर आ जाइए। तो मैंने ये कहा कि ऐसे सीन में ऐसे नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट है दैट इज 2g नॉट g, ठीक है। तो अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो 2g है, बट यहाँ हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, g ओनली। तो जब यहाँ की बात होती है तो सेंटर इज लाइक x का कोफिशिएंट अपॉन 2, मतलब ये जो वैल्यू दी है हमें 2g की वैल्यू दी है 12, तो हमें g की वैल्यू के लिए क्या करना होगा सर, अपॉन 2 करना होगा, तो हमें 6 मिलेगा, सेम एज f की वैल्यू 7। समझ में आया। तो अब यहाँ का सेंटर ये ना होकर के हमें मिलेगा सर -6 -7, एंड आई होप एंड बिलीव कि ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो यूजुअली गलती होती है वो मैंने बताया। तो क्या आपको एक जनरल फॉर्म इक्वेशन देख के, इक्वेशन ऑफ सर्कल देख के सेंटर और रेडियस लिखने आ गया? जी सर इतना तो आ गया। अगर है तो ट्राई करिए एक बार, इसको ऐसे दिया मैंने, मतलब मैं पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं, बट आप इस वैल्यू जो हमने निकाली इसको पुट करके रेडियस निकालने की कोशिश कीजिए एक बार, इसी वक्त से शुरुआत कीजिए, ठीक है। निकालिए आप, मैच करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि बस एक बार इसे पुट करके देखिए, इससे क्या होता है ना, ये फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म दिया हो तो सेंटर रेडियस बता दिए, सेंटर रेडियस दिया हो तो इक्वेशन बता दिया, ठीक है। कह रहे हैं सर ये इक्वेशन मैच क्यों नहीं कर रही है ना। तो एक काम कीजिए, आप इसको स्क्वायर करके कंपेयर करिए, इसको खोल दीजिए पूरा, उसके बाद कंपेयर करेंगे, आपको यही इक्वेशन मैच करेगी। करके देखिए, यहाँ जो ये है ना, ये यूज कर लीजिएगा। क्या सर, जैसे कि ये जो हमने लिखा है ये क्या है सर, आर की वैल्यू है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा आर स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर की जगह ये पुट कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ कंपेयर करिएगा, आपको हर एक चीज़ मैच करेगा। वह ट्राई करिए, जिसे जो डाउट है ना
उसको एक बार खुद से सोचने का कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है अगर डाउट है तो आप उसको मन में लेके बैठे हुए हैं कि हम जाके पूछेंगे, और कभी कभार दिमाग में नहीं आता है, भूल जाते हैं उस डाउट को लेके कि यार मुझे डाउट है कहीं इससे ही क्वेश्चन आ गया। तो ये नेगेटिव थिंकिंग इसी को बोलते हैं, और कुछ नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव थिंकिंग ना बना करके इसको ऐसे करिए कि हाँ जो नहीं समझ में आया उसको हम पूछ लेंगे, फिर अपने से कोशिश कीजिए, क्या पता वो डाउट ही ना हो, है ना। एक चीज़ हो जो आपको करने से समझ में आ जाएगी तो ज़्यादा उसमें सोचना नहीं रहता है, ठीक है। मैं यह बता रहा था कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर और रेडियस दे दिया। व्हाट इफ, एक दूसरा पार्ट इसका क्या है सर, कि अगर मान लीजिए ना सेंटर हमारा ओरिजिन हो जाए, जो हमें मोस्टली बहुत बार दिखेगा, जैसे अगर मान लीजिए सेंटर ओरिजिन हो जाए और रेडियस हमारा आर हो जाए, ठीक है, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा सर, अल्फा बीटा की जगह हमें क्या रखना है, 0,0, तो इट इज लाइक सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इसको देखते हैं आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये ऐसा सर्कल है जिसकी सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब इसका सेंटर 0,0 है, ठीक है। हाँ सर समझ में तो आ गया, चलो अच्छी बात है। आगे चलें। इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगला फॉर्म है सर, दैट इज डायमेट्रिकल फॉर्म। क्या है सर, डायमेट्रिकल फॉर्म। जनरल फॉर्म को इसको मिटा दूं। आई होप एंड बिलीव कि आप पूरा लिख चुके होंगे। चलिए देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं जनरल फॉर्म्स की। किसकी सर, जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म का डायमेट्रिकल फॉर्म, डायमेट्रिकल फॉर्म। इससे कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि डायमीटर मीटर की बात है ना। लेट अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ, कुछ खास नहीं बनाया बट देखिए, लेट एक सर्कल दिया हुआ है और एक ऐसा कॉर्ड दिया है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और उस कॉर्ड के ना एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। अब एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, दैट इज डायमीटर। क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, है ना। उसके एंड पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे केसेस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होता है फार्मूला देखिएगा, इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है कुछ ऐसा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 is equals to 0. This is diametrical form of a circle. अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम बहुत ही आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल इस इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? बहुत इजी चीज़ें हैं। मतलब मान लीजिए कि डाउट में सर ये तो डायमीटर दे के इक्वेशन पूछ रहा है, ना सेंटर दिया ना रेडियस दिया, कैसे निकलेगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। जी सर, डायमीटर का फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं सर पैरामीट्रिक का फॉर्म। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना यहाँ का, वो यही है, मतलब फॉर्म का, इक्वेशन ऑफ फॉर्म। इक्वेशन में, इक्वेशन के इतने सारे फॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना हमारा, वो है सर पैरामीट्रिकल फॉर्म। पैरामीट्रिकल फॉर्म, पैरामीट्रिकल फॉर्म। सर ये पैरामीट्रिकल फॉर्म क्या मतलब? सर यहाँ एक पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक हैश टैग पैरामीटर। अब ये क्या होता है, मतलब पैरामीटर आप जानते होंगे, मैंने फैमिली ऑफ लाइन्स में भी पैरामीटर का जिक्र किया था, बट अभी हम बात करते हैं पैरामीट्रिकल फॉर्म का। मतलब स्टेट लाइन में हमने ये पढ़ा था यार कि हमें अगर एक लाइन पे कुछ r डिस्टेंस दूर चलकर, किसी पॉइंट से r डिस्टेंस दूर चलकर हमें एक और पॉइंट चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं सर, पैरामीट्रिकल फॉर्म के बारे में सोचते हैं। व्हाट इफ सर्कल की हो जाए तो कंडीशन क्या है सर? अब मान लीजिए एक सर्कल हमारे पास ऐसी गिवन है, अंडा नहीं है यार, सर्कल मान लो, है ना। अब रोबोट तो है नहीं कि एकदम मैच करेगा, ठीक है, सही है। तो पैरामीट्रिकल फॉर्म में क्या सर, अगर हमें किसी सर्कल पे पॉइंट एज्यूम करना है ना, जनरल पॉइंट, तो यूजुअली क्या करते हैं सर, हम x1 y1 मान लेते हैं। और ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है ना, एक इक्वेशन अपने साथ लेके चलनी पड़ती है। लेट कि इसका सेंटर 0,0 है और इसका रेडियस r है, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया है ना,
इतना तो पता है ना भाई। हाँ, अब अगर मैं कहूँ कि x1 y1 मैंने एक पॉइंट लिया है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम ऐसे x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हमें ये दो इक्वेशन, एक तो पहले पता था, ये इक्वेशन हमें अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी और इसके लिए कंडीशन निकालना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, मोस्टली गिवन रहता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें x1 y1 निकालने के लिए दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए और फिर उसको निकालो, फिर उसको निकालो, ठीक है। दो इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, x1 y की वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्या होता है सर, हमारे पास दो अननोन चीज़ें आ जाती हैं, x1 एंड y1, ठीक है। अब हम ऐसा सीन करने वाले हैं कि हम जो दोनों पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ना सर्कल के, उसको ही एक पैरामीटर में मान लेंगे, एक ही पैरामीटर में, दैट इज सर r cos थीटा, r sin थीटा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, कह रहे हैं पैरामीटर क्या है, दैट इज थीटा। नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बता दें। अभी इधर देखिए, इसी सर्कल में बताओ, नहीं इधर सर्कल में, लेट दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है, ओके सर, बना लिया। अब देखिएगा, अगर मैंने यहाँ एक पॉइंट माना, ठीक है, लेट इट बी पी, इसको ज्वाइन करूंगा तो क्या ये आर होगा? होगा सर, बिल्कुल। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दिया, ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। ये सर्कल है ना, ये पॉइंट जो मैंने ज्वाइन किया है दैट इज सर ओपी। ओपी जो है वो सर कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके सर, अब देखिएगा मैंने आर और थीटा का यूज करके ये तो लिख दिया ना कि ये आर कॉस थीटा है और ये आर साइन थीटा है। क्या आपके लिए इसमें तो डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी? चलिए इसको बाहर ले आते हैं, समझाते हैं, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। दैट इज आर एंड दैट इज थीटा। आपको इतना तो पता होगा ना क्या सर, कि अगर ऐसा सीन होता है, कोई भी चीज एक थीटा पे है तो उसको हम कंपोनेंट खेलते हैं। क्या करते हैं सर, थीटा के साइड वाला हम लेते हैं आर कॉस थीटा और उसके अपोजिट वाला लेते हैं साइन थीटा। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत आसान से जाते हैं। देखिएगा, मुझे आर के टर्म में इन दोनों की वैल्यूज चाहिए, दैट इज पर पी परपेंडिकुलर, दैट इज बी। हमें हाइपोटेनियस गिवन है और थीटा गिवन है। तो आपको पता है ना कि सर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सर पी बाई हाइपोटेनियस, दैट इज आर पी बाई हाइपोटेनियस। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आर साइन थीटा, ठीक, ओके सर। सिमिलरली हम यहाँ बी की बात करेंगे तो बी के केस में क्या होगा हमारे पास, मैं कौन सा ले लूँ, कॉस थीटा है ना, जिसमें बेस और हाइपोटेनियस इंक्लूड होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बी अपॉन आर, दैट इज बी इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई आर कॉस थीटा, सही से लिख रहा हूँ, नहीं, इसकी वैल्यू मिल गई आर कॉस थीटा और इसकी वैल्यू मिल गई सर आर साइन थीटा, है ना। वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब तो समझ में आ गया होगा ना जी सर। अब देखिएगा, सिंपल सी बात है, ये जो लेंथ है ना, ये सिर्फ अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूं यहाँ पर, तो ये उसी की लेंथ हुई है, दैट इज एक्स एक्सिस। और ये था, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारा पॉइंट कैसे मिलके बनेगा, एक्स कामा वाई ही तो पॉइंट मैंने माना है, लेट इट बी एक्स कामा वाई। तो एक्स की लेंथ कितनी है, आर कॉस थीटा, वाई की लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा। तो आवर पॉइंट विल बी लाइक पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा सर, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही पैरामीटर में है। पैरामीटर मतलब वो जिसको वेरी करते ही हमें पॉइंट्स चेंज, मतलब अलग अलग पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने पैरामीटर थीटा को लिया है, ठीक है, थीटा इज वेरिएबल। थीटा को वेरिएबल करेंगे तो हमें पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट मिलते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, दोनों में ही सेम थीटा यूज हुआ है, ठीक है, थीटा सेम है, अलग नहीं है। तो हमें अगर थीटा मिला तो हमें दोनों पॉइंट्स नोन हो जाएंगे, क्योंकि आर इज रेडियस, आर तो हमें पहले से ही गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ मैंने आर मान लिया जनरली, बट क्वेश्चन में तो लेट यहाँ ऐसे कुछ सीन होगा कि मान लीजिए पाँच दिया है, तो हमारा इक्वेशन इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक पार्टिकुलर इक्वेशन की बात कर ली मैंने। तो ऐसे सीन में हमारे पास रेडियस भी गिवन होगा, सेंटर की कोई जरूरत है नहीं, तो हम पॉइंट्स इजीली यहाँ से हम मान सकते हैं। सर उस पॉइंट का यूज क्या होता है, पॉइंट माने क्यों है ना।
तो ये पॉइंट्स हम अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी चीज़ें आराम से चलिए, ठीक है। पॉइंट्स मानना तो सीख लीजिए, क्यों मानते हैं आगे सीख ही जाएंगे। आप खुद कहेंगे सर चलिए पॉइंट्स मानते हैं, पॉइंट्स मानेंगे अगर x1 y1 का टर्म में तो आप झेल जाएंगे। और हमें झेलना नहीं, सीखना है। तो सीखने के लिए हम पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज करेंगे सर, r cos थीटा r sin थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ उसको बताता हूँ, बिठा दूँ। ये समझ में आया जी सर? देखिए जैसे मैंने कहा ना पैरामीट्रिक पॉइंट, अब सर्कल के हिसाब से पैरामीट्रिक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर हमने सर्कल ही क्या लिया था स्टैंडर्ड, जिसमें सेंटर 0,0 था। वाट अगर किसी सर्कल का हमें सेंटर भी इंक्लूड कर दे तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। कैसे सर? देखिएगा, अभी तक हमने ये देखा ना, ये सेंटर 0,0 है और रेडियस r। अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर एक अल्फा कामा बीटा है और रेडियस r है, तो इसके लिए हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा सर? सिंपल सी बात है, दैट इज सर अल्फा प्लस r cos थीटा एंड बीटा प्लस r sin थीटा। देखिएगा जो अल्फा है, जो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट है उसको ऐड किया है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामीट्रिक पॉइंट में, और बीटा को दैट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर उसको ऐड किया यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामीट्रिक पॉइंट में। समझ में आया? तो ये सर्कल अगर आएगा तो हमें पैरामीट्रिक पॉइंट ऐसे मानना है, सेंटर इंक्लूडेड। जनरल बात हो रही है भाई, सेंटर कुछ दिया होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, आर की वैल्यू भी पता होगी, थीटा की वैल्यू भी पता होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, पता होगी। थीटा की वैल्यू पता आप कर लेंगे, थीटा की वैल्यू बस निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकलते ही आपको पता है कि दोनों जो पॉइंट्स हमने माने हैं वो एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज थीटा। आ जाइए, और इसकी हमने बताई यहाँ पर से असल में जानते हो यहाँ से यहाँ गया है, मतलब सर हमने पहले ये निकाला, ठीक है, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, फिर बीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर सेंटर देखो 0,0 है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ऐसे करते ऐसे नहीं मिल जाएगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करो तो फील आएगा। समझ में आया पैरामीट्रिक फॉर्म? हाँ सर थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे लिखते चलिएगा प्लीज। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस। जाहिर बात है एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा। सर क्या बेसिक बातें कर रहे हो। आ जाइए, अब हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं। यार इंटरसेप्ट का बेसिक मतलब क्या था? बहुत ही बेसिक, स्टेट लेवल में हम नहीं जाना है, स्टेट लाइन में बेसिक मतलब ये है ना कि वो कर्व, वो पार्टिकुलर कर्व जिसकी भी इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं तो वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? बहुत आराम से समझिएगा। मैंने कहा कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि वो पार्टिकुलर कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई की क्या बात करूं तो वाई को जहां कट कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा सर्कल, ठीक है सर, सर्कल आ गया यहाँ पर, और ये रहा और ये रहा। अब ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है सर, है ना, तो ये ए और बी मान लेते हैं। तो सर हमारा ये जो है ना, दिस इज सर एक्स इंटरसेप्ट, दो जगह कट कर रहा है ना, दोनों की क्या लेंगे हम? डिस्टेंस। ए और बी पे कितना कितना, वो इंटरसेप्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है, ए और बी की, मतलब ए बी की लेंथ जो है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं सी और डी, तो ये क्या है सर हमारा? वाई इंटरसेप्ट। तो आप कहेंगे सर हाँ ठीक है, बहुत आसानी बात है। अब मान लो यार कि मैंने इसकी इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, अब मैं कह दूं यार मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, मुझे एक्स इंटरसेप्ट बता दो। कैसे निकालेंगे सर? बहुत बेसिक सी अप्रोच, एकदम बेसिक लेवल पे सोचिए। अगर मैं कह दूं कि इंटरसेप्ट निकालो, तो इंटरसेप्ट का मतलब यही हुआ ना, मैं एक्स इंटरसेप्ट की मान लीजिए, जनरली बात करें एक्स इंटरसेप्ट की मान लीजिए, बात कर रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा हूं, तो मैंने यही कहा ना कि वो कर्व
एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है वो कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और कोई भी कर्व अगर एक्सिस को कट कर रही है, मान लीजिए एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ कट कर रही है? पुटिंग y इक्वल टू 0, पुटिंग y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे कि सर y इक्वल टू 0, तो y के टर्म गायब हुआ, तो आपको क्या मिलेगा सर? x में एक क्वाड्रेटिक, x में एक क्वाड्रेटिक। अब थोड़ी सी यहाँ बातें आपको नहीं समझ आने वाली हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ें तो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर x में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। अब x में क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसका जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला, ठीक है। x में जो क्वाड्रेटिक बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, और x की जो जीरोस होते हैं, जो x की वैल्यूज होती हैं वो ये बताती हैं कि वो पैराबोला x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। दो जीरोस तो दो जगह कट करेगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ पैराबोला होगा। अब x की वैल्यू जो होंगी वो x की वैल्यूज x एक्सिस को दो जगह कट करेंगी, तो उन दो जो डिस्टेंस होगा दैट इज x इंटरसेप्ट, ठीक है। सर इसमें ट्विस्ट कुछ क्या, मतलब क्या था, कुछ समझ नहीं आया। तो देखो यार, x हमने क्वाड्रेटिक निकाला, ठीक है, दो जीरोस निकाले, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? सिंपल सी बात है यार, वो दो जीरोस है ना, तो हमने क्या किया, ए बी की लेंथ की बात की है ना। मतलब कि अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता हो, कितना होगा सर? जाहिर बात है x1, 0 यानी होगा x2, 0, ठीक है। तो मुझे बेसिकली x2 माइनस x1 चाहिए, है ना। और x2 माइनस x1 ये क्या है सर? b माइनस है ना। और b ये है क्या? रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है सर? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है सर? रूट्स हैं। तो एक्चुअल में ये अगर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ रूट। क्या लिखा हुआ है सर? डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, है ना। और डिफरेंस ऑफ रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें निकाला, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, उसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सर? रूट डी अपॉन ए का मॉड। मॉड क्यों लगा रहे हैं सर? हमें थोड़ी पता है कि दोनों रूट्स में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम चाहे जिसमें चाहे जिसको घटा रहे हैं तो मॉड निकालते हैं ताकि वैल्यू जो आए वो पॉजिटिव है, ठीक है। डिफरेंस की बात हो रही है। अब आ जाइए, क्या फील आया? थोड़ा सा नहीं आया, ठीक है, फिर से बताता। एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही हो, है ना। तो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगी y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो यार x को कहाँ कट कर रही है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बताता है कि वो रूट्स हैं उसके, जहाँ जहाँ वो कट करेंगे वो रूट्स हैं उसके। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। या तो आप रूट्स निकाल लीजिए या फिर इक्वेशन जैसे है उसको पुट रखे रहिए। और एक्चुअल में जो रूट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या है? उनका डिफरेंस ही है। डिस्टेंस है तो डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर? रूट डी अपॉन ए। तो आप इक्वेशन से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट। वैसे ही सिमिलरली आप क्या करिए सर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दीजिए y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, सो दैट हमें पता चलेगा ना, x इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि y को कहाँ पर वो कट कर रहा है, y एक्सिस को। तो हमें पता चल जाएगा सर y की वैल्यू यहाँ पर है। उसके केस में हम क्या करेंगे, y में क्वाड्रेटिक बनेगा तो फार्मूला तो वही है, बट x को 0 करेंगे तो y का इंटरसेप्ट निकलेगा, y को 0 करेंगे तो x का इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है सर? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, दैट इज लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। समझ में आया? समझ में तो आ गया, ठीक। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है सर? आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलते हैं सर। अगर x की बात करेंगे, x इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फार्मूला मिलता है सर 2g² माइनस c एंड y का 2f² माइनस c। ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है, ये लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हैं तो करिए, वाई नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड यूज करने वाला था, भूल गया, छोड़ो। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में आप अगर x इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं तो y की वैल्यू 0 करो, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इक्वल टू 0 करो, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। समझ में आया क्या? इंटरसेप्ट बहुत अच्छी बात है। आगे चले, देखिएगा टचिंग विथ एक्सिस।
मतलब सर अगर सर्कल एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, दोनों ही एक्सिस को टच करता है, तो उसमें सीन क्या बनेगा, ठीक है, क्या सिचुएशन होगी उस टाइम। तो देखिएगा, जैसे मैंने मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, लेट इट बी अ एक्स एक्सिस, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, कुछ खास नहीं बना रही, यहाँ टच हुआ है। देखिए इंटरसेक्शन और टचिंग दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि सर वो एक से ज़्यादा पॉइंट को कट करके जाएगा, यहाँ पर हम एक टचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक ही पॉइंट को टच करेगा। आप इसको बोल सकते हैं दैट इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, यहाँ पर एक्स एक्सिस इस सर्कल पे टेंजेंट, ठीक है, वो एक पॉइंट को टच कर रहा है। सेंटर की बात करूँ तो इसका ये जो ना रेडियस होगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ अल्फा कामा बीटा, लेट अल्फा कामा बीटा, ठीक है, तो ये होगा रेडियस, इतना तो पता है ना। हाँ सर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सेंटर, उसमें अल्फा तो पता नहीं क्या हो सकता है, बट बीटा विल डेफिनेटली द रेडियस। फील आया कि नहीं, थोड़ा सा सोच के देखिए, अपने हिसाब से देखिए, आप कैसे कह सकते हैं सर बीटा रेडियस होगा। मुझे तो लगता है आधे लोग समझ गए, बकवास कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, अब यहां पर इसको मैच करूंगा तो ये वाई ही तो होगा। क्या ये वाई की बात हो रही है? हाँ, और ये क्या है, रेडियस, दोनों बराबर होंगे। हाँ सर, मॉड क्यों लगाएं, क्योंकि यार हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट हमारे पास रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमने मॉड लिया। तो मॉड ऑफ वी रेडियस होगा अगर टचिंग विथ, हम किस बात की कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमने केस लिया एक्स एक्सिस से टचिंग का। दूसरा केस लेते हैं सर वाई एक्सिस, ठीक है, इसका अपोजिट केस होगा ऐसा गया टच करता हुआ। तो इस केस में इसको टच नहीं कराना है, आई होप एंड बिलीव मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इसको टच नहीं कराना था, ऐसा, ठीक है। इस केस में अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो आप देखिएगा ये जो है ना रेडियस, और ये यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा क्या सर, कि यही है हमारे पास x और यही r। मतलब अगर अल्फा कामा बीटा बोलता हूँ तो इस बार हमें अल्फा पता है, दैट इज द रेडियस, बीटा अननोन है, क्योंकि यहाँ देखिए बीटा रेडियस के बराबर नहीं हो सकता, बीटा इतना बड़ा, बीटा क्या है सर, वाई एक्सिस का है ना, वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, और अल्फा क्या है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आर है, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, है ना। तो मॉड ऑफ अल्फा रेडियस के बराबर होगा इन द केस ऑफ टचिंग विथ वाई एक्सिस, ठीक है। व्हाट इफ बोथ, अब बोथ का केस ले लेते हैं, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां तो लिख दो टचिंग, इसको केस थर्ड बना देते हैं, ये सेकंड, सॉरी फर्स्ट, और ये सेकंड। सर बहुत ज़्यादा आपकी राइटिंग गंदी होती जा रही है, इधर ध्यान दो। तो हमने मान लीजिए ये बनाया एक्स और वाई और ये एक्स, तो हमने क्या किया सर, एक बार टच करा दिया एक्स एक्सिस से, एक बार वाई एक्सिस से, ऐसे केस बनेगा, है ना। यहाँ भी बन सकता है यार, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नीचे भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बट मैं एक केस की बात करूँ तो अब अगर मैं सेंटर की बात करूँगा ना, अब तो इस केस में सर हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू रेडियस, मतलब सर अल्फा भी रेडियस के बराबर, बीटा भी रेडियस के बराबर। देखिएगा ऐसे और ऐसे, तो अगर मैं अल्फा कामा बीटा मानता हूँ तो बेसिकली ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ हो जाएगा और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ हो जाएगा, और दोनों ही क्या हो जाएंगे सर्कल के हिसाब से रेडियस। फील ले पा रहे कि नहीं? अगर यार इसको अलग बनाओ ना, कुछ लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है। अरे वो प्रो, तुमको समझ में आ गया तो सबको थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है। आगे कैसे चले यार, रुको थोड़ा। तो हमने कहा ये रहा सेंटर, ठीक है। ये क्या है सर, रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस। तो सर्कल के हिसाब से ये रेडियस है ना। उसके बाद बाहर जाते हैं तो हमें एक्सिस दिखती हैं, एक्सिस के हिसाब से ये होगा हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई दोनों ही रेडियस के बराबर हो गई कि नहीं, हो गई। तो टचिंग विथ एक्सिस में समझ में आया। अगर आपको ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है कि बोलता है कि जो सर्कल है वो एक्स वाई दोनों को टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा सर कि रेडियस क्या है उस सर्कल का। समझ में आया जी। आगे चलें
ओके, क्या है सर अगला हेडिंग? दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब सर हमने एक सर्कल लिया और एक पॉइंट लिया, ठीक है यार। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। तो आपको ये जो हेडिंग आपको देखने को मिल रही है, ये भी जनरली बोलो, ठीक है। यहाँ मैं सर्कल लिखा हूँ, अगले आप मैं इलिप्स पढ़ा रहा हूँ तो इलिप्स लिखा रहूँगा, एक ऐसा हेडिंग वहाँ मिलेगा। हाइपरबोला में भी ये हेडिंग मिलेगी, पैराबोला में भी ये हेडिंग मिलेगी, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं और सर्कल हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ देखने को मिलेगा। और ये पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बहुत कॉमन है, सब में एक ही चीज़ लगानी है, बट एक जगह चेंज होगी, वो आप पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, ठीक है। एक ही केस है ऐसा, बाकी सब जनरल यही केसेस बनते हैं। क्या केसेस हैं देखिएगा। मतलब क्या है सर कि मान लीजिए एक सर्कल है और एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट इस सर्कल में इस सर्कल के हिसाब से कहां पर है, ठीक है, यही इसका मतलब है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब अगर मैं सर्कल पे बैठ जाऊं तो मैं कहूं कि वो पॉइंट कहां पर है, वो मुझे कहां दिखेगा, दैट इज सर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कितनी बार यही लिखेंगे क्योंकि सर याद हो जाना चाहिए, दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। और हमने पॉइंट मान लिया दैट इज सर x1 y1। सर अच्छा नहीं लग रहा, a कमा बीटा मानते हैं, a कमा बीटा a b, ठीक है। लेट द पॉइंट बी a एंड b। अब एक टर्म आपके दिमाग में इसी वक्त से छप जाना चाहिए, क्या कि अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है और आप उसमें एक पॉइंट, जनरल पॉइंट ए बी x1 y1 जो भी पुट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, s1। अगर इसको मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है, तो वो बोलते हैं s1। याद रखिए, अगर इसको इसमें पुट करूंगा तो s1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह a, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको s1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? S1 क्या है सर? नई चीज नहीं है यार, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो उसको S1 बोलने लगे बस, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेगा, अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, मैंने यहाँ पर बैठा और मुझे पता चला कि वो मेरे बगल में ही बैठा, मैं सर्कल पे बैठ गया तो पता चला मेरे बगल में ही पॉइंट बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, सर्कल उस पॉइंट पे ही लाई कर रहा है। तो उसका केस क्या है कि सर S1 इक्वल टू 0। ये तो बेसिक केस हो गया ना, when point is on the circle। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो S1 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हाँ, इसको हमने बोल दिया मान लीजिए S, और ये पॉइंट P है, तो इसको हमने जब इसमें पुट किया तो हमने उसको बोल दिया S1, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब S1 की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल आएगी। पहला चीज समझ में आया। दूसरा केस, अगर वो लाइन पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रही है, मैं यहां बैठा हूं, मैंने देखा कि अच्छा है तो सर्कल के अंदर है, कुछ यहां पर ऐसे, तो हमने क्या किया, दूसरा केस, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड। तो ऐसे केस में हमने क्या किया सर, ये केस क्या होगा सर, S1 इज लेस देन 0। हम पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू वो निगेटिव में आएगी। कैसे आएगी सर, निगेटिव में। अगर वैल्यू निगेटिव आती है, इस होल की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो हम क्या कह देंगे सर कि जो हमने पॉइंट लिया था ना, जिसको पुट करके हम S1 निकाले थे, वो पॉइंट असल में सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं कह दूं कि थर्ड पॉइंट, दैट इज सर आउटसाइड के लिए, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे सर, S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक दूसरे से लिंक है, मतलब अगर वो कह रहा पॉइंट ये दिया हुआ है और ये कहां पर है, तो हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर हमें इक्वल टू 0 मिलता है तो हम कहेंगे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर लेस देन 0 मिलता है तो हम कह रहे हैं पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है सर, अंदर। अगर हम कहेंगे ग्रेटर देन 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा सर, बाहर, मतलब यहाँ पे, जैसे ये लिखा है, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। इसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये कर्व से बाहर लाई कर रहा है। सर किसकी ये वैल्यू की बात हो रही है, S1 की। S1 क्या है सर, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करना, दैट इज S1। समझ में आया क्या? अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, थोड़ा सा मतलब बेसिक बातें हैं, उसको कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। चलिए बात करते हैं। गिटार दूं, लिख चुके? अरे तुम भैया कितने सिलो हो यार, है ना। सर हम तो सिलो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट वाले भी हैं, हाँ नाइस नाइस नाइस। स्क्रीनशॉट लोगे ना तो ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी तुम्हारी। पेन कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि लिखना ही सीखना है, लिखना ही क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला है, बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। आज मैंने डायलॉग नहीं बोला ना, भूल गया हूँगा, ठीक है। स्टार्ट करने की चाह में हम कुछ भूल जाते हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं, लास्ट में तो हम इंपॉर्टेंट डायलॉग भूल ही देते हैं। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, आई होप एंड बिलीव कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं इसमें। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखिएगा, उस पॉइंट को जो लाई है ना, मतलब कहाँ लाई कर रहा है, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट है। बिठा दूँ? जी सर, ऐसे मत बिठाइए, बहुत टाइम लग रहा है। ओके, मिट गया क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं सर कि ये एक सर्कल है, ठीक है सर, इतना बड़ा बड़ा सर्कल बार बनाते हैं। देखिएगा, ये सेंटर है, मान लीजिए ये रेडियस, और हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज सर पी यहाँ पर, ठीक है। लिखिएगा, इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी इस सर्कल की उस पॉइंट से? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विथ सर्कल, विथ सर्कल या फ्रॉम सर्कल? फ्रॉम लिखते हैं, क्या है ना, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो पहला हमने क्या लिया, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या लेते हैं, देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं O, सेंटर को मान, और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। अब देखिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी सर? सर मैक्सिमम डिस्टेंस से मतलब कि सर ये पॉइंट की सर्कल की दूरी की बात है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस होती है कि इस पॉइंट की यहां, इस पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी क्या होगी सर, ठीक है। लेट इट बी, इसको सी माने हम, ठीक है। अब उस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस। सर्कल ही ए भी है और यहाँ भी एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल ये है पूरा, एक ही सर्कल की बात हो रही है। इस सर्कल में ये पॉइंट इसके पास सबसे पास है, और ये पॉइंट सबसे दूर है, दोनों ही पॉइंट सर्कल पे ही है ना। तो अब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो हम इसी पॉइंट से नापेंगे, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, ठीक है। वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम यहां से मैं लिख सकता हूं कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, दैट इज PC प्लस 2R, है ना। अब PC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो PC क्या है, PC में 2R जोड़ दिया, डायमीटर है ना। सिंपल, बहुत यार एकदम, क्या बताऊं, क्या ही गणित चल रही है। देखो मैंने कहा ना, इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस सर्कल से क्या होगी, तो यार यही सर्कल का लास्ट पॉइंट है जो कि मैक्स दूरी है P से, तो हम इसी पॉइंट की दूरी निकाल रहे हैं, मतलब इसकी मैक्सिमम दूरी पॉइंट P की निकालना है ना। हाँ, तो मैं क्या किया सर, मैंने क्या किया, PC और प्लस 2R कर दिया। अब P यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ सर कि OP, मतलब OP प्लस R। अब OP में क्या क्या जुड़ा हुआ है सर, OP में हमने जोड़ दिया है R और PC। यहाँ पर OP क्या है सर, याद रखिएगा, दैट इज PC प्लस R, ठीक है। यहाँ से R निकाला, इसमें लगाया और OP प्लस R लिख दिया। OP क्या है, दिस डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस में अगर हम R जोड़ते हैं तो मैक्सिमम दूरी उस पॉइंट की हमें सर्कल से मिल जाएगी। बहुत बेसिक बातें हैं, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा बात, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझने की कोशिश करो यार। सर आप कह रहे हैं हमको तो समझ आ रहा है, पता नहीं क्या आप बकवास कर रहे हैं, समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल। मिनिमम डिस्टेंस तो ये रहा सर, मिनिमम डिस्टेंस तो ये रहा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, PC, और PC को हमने क्या लिखा है, PC बेसिकली है क्या सर, OP में से अगर मैं R घटा दूं, है ना, OP ये पूरा है, R घटा दिए तो PC की वैल्यू मिल गई। C इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट, और इसको अगर मैं D बोल दूं तो D इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑफ P, पॉइंट P फ्रॉम सर्कल।
समझ में आया? ये तब का केस है, देखिए केस 1 मैंने बताया ना कि अगर पॉइंट इनसाइड सॉरी आउटसाइड है सर्कल के। अब हम बात करते हैं अगर पॉइंट हमारा इनसाइड है सर्कल के, किसके? सर्कल के इनसाइड की बात। ये तरह समझ में आया ना? ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अगर जो पॉइंट है ना वो इनसाइड हो जाए, इनसाइड, इसी लाइन पे कर देते हैं पॉइंट पी। इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के इनसाइड है पॉइंट, देखिएगा, देख पा रहे हैं देख, ठीक है। मैंने कहा अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, तो अब अगर मैं बात करूं मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली ये होगी पीसी, है ना। इस बार भी पीसी, उस बार भी पीसी, पर पॉइंट वहां पर था, पॉइंट अंदर है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर? मिनिमम की अगर बात करूं, मिनिमम, तो दैट इज सर पीसी, है ना। पीसी इज द मिनिमम डिस्टेंस, सी मिनिमम पॉइंट है और यहाँ पर डी मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, सर्कल से उस पॉइंट पे। अब सी मिनिमम डिस्टेंस है तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ओपी के रेस्पेक्ट में बताइए सर, तो ओपी आर माइनस ओपी, अगर आर में से ओपी घटा दूंगा तो ये रेडियस मिल जाएगी, रेडियस करो पॉइंट मिल जाएगा पीसी की लेंथ, है ना। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात क्या हो जाएगी सर? मैक्सिमम इज नथिंग बट ओपी प्लस ये क्या होता है? ये हाँ, दैट इज रेडियस, ठीक है। तो ओपी प्लस आर दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। इनसाइड सर्कल मैक्सिमम डिस्टेंस ये है पीडी, दैट इज हम क्या लिखते हैं? ओपी प्लस आर। सर यहाँ हम हर टर्म ओपी में क्यों लिखे हैं? क्योंकि यार हमें ओपी ही गिवन होगा, मतलब हमें पी गिवन होगा, दैट इज द पॉइंट एंड सेंटर। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है तो सेंटर तो निकाल ही लेंगे। निकालने आ गया? नहीं सर, तो रिवाइंड करो। क्या बात कर रहे हैं? बता दिए क्या सर? सो रहे थे क्या? मैं तो बता दिया हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाइए, बहुत हो गया बकवास। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो हम जान चुके हैं, आगे चलते हैं। अब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कह लो कि, तो यार जो अगला टॉपिक है ना आज का, दैट इज लाइंस एंड सर्कल, उसमें भी सब टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो अलग ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वीडियो बहुत ही ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, और इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी से बैठना, फोकस होकर इतनी देर तक, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा। तो एक वीडियो इतना ही यहाँ तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस धमाकेदार लाइंस एंड सर्कल का कॉन्सेप्ट लेके, और इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे क्या हो रहा है वहाँ पर, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के निकालने के ढेर सारे तरीके अच्छे से बढ़िया से सीखेंगे, ताकि हमें अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप एंड बिलीव कि आज का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर्स का मतलब ये है कि जो मैंने आज पढ़ाया वो, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।